देश में जिस तरीके से इलेक्शंस हो रहे हैं और चुनाव आयोग पर से लगातार लोगों का भरोसा उठ रहा है, केजरीवाल ने थोड़ी सावधानी बरती और केजरीवाल ने इलेक्शन से पहले इस मुद्दे को उठाया और वो कम से कम कुछ इलाकों में जहां पर उनको कहना था फर्जी वोट बन रहे हैं, उनको रोकने में कामयाब रहे। ममता बनर्जी ने भी इस पर काम करना शुरू किया और जैसे ही उन्होंने काम करना शुरू किया तो उन्होंने जो सबसे बड़ा इशू रेज किया वो यही था कि ईपीआईसी नंबर जो है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से मेल खा रहा है। कल चुनाव आयोग ने एक नई जानकारी दी है कि ईपीआईसी का नंबर सेम होने के बाद भी जरूरी नहीं है कि वोट फर्जी हो और उसके लिए जरूरी है संगठित होकर लड़ना। वो चाहे, और मैं तो कहता हूं बीजेपी भी लड़े, बीजेपी को भी तो चाहिए ना भाई साहब साफ सुथरा चुनाव आयोग, और शिवसेना को भी चाहिए, उनके सहयोगी दलों को। अब नीतीश कुमार के ऊपर बात नहीं आएगी क्या? नीतीश कुमार बच जाएंगे? नमस्कार, स्वतंत्र के इस विशेष एडिशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या चुनाव आयोग की जो गड़बड़ियां हैं, जो कथित गड़बड़ियां हैं, जिसका आरोप महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा, हरियाणा से लेकर दिल्ली, सब जगह विधानसभा चुनाव में लगी, क्या अब वो पश्चिमी बंगाल में भी खेला होना शुरू हो गया है? आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सिंह श्योरान। रविंद्र भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रविंद्र भाई, जब भी चुनाव पे कोई बात करनी होती है तो आपकी याद आ जाती है, और पश्चिम बंगाल में भी अब बहुत तेजी से बात उठने लगी है कि वहां की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है, बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के कई नेता इस बात को उठा चुके हैं। जी नमस्कार विक्रांत भाई, बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि देश में जिस तरीके से इलेक्शंस हो रहे हैं और चुनाव आयोग पर से लगातार लोगों का भरोसा उठ रहा है, ऐसी स्थिति में लगभग हर स्टेट से, जहां से 2024 के लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं, लगभग हर स्टेट से जहां भी विधानसभा चुनाव हुआ है वहां पर गड़बड़ी का प्रश्न खड़ा हुआ है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रही हो, उसने सवाल उठाए हैं ऑपोजिशन पार्टीज ने कि उनके साथ उनके इलेक्टोरल रोल्स में गड़बड़ी हुई है। अब ये मामला पहुंच गया है। देखिए, दिल्ली में हमने देखा कि दिल्ली, अगर हम लोग सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो महाराष्ट्र में इसके बारे में बातचीत की गई इलेक्शंस के बाद, हरियाणा में बात की गई इलेक्शंस के बाद, और वो अभी तक मामले लंबित हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। केजरीवाल ने थोड़ी सावधानी बरती और केजरीवाल ने इलेक्शन से पहले इस मुद्दे को उठाया और वो कम से कम कुछ इलाकों में जहां पर उनको कहना था फर्जी वोट बन रहे हैं, उनको रोकने में कामयाब रहे। कई विधानसभाएं ऐसी थी जहां पर एक एक घर में 30, 40, 50 वोट नए बनने वाले थे, वो रोकने में कामयाब रहे। अब उनसे सीख लेते हुए ममता बनर्जी ने भी इस पर काम करना शुरू किया और जैसे ही उन्होंने काम करना शुरू किया तो उन्होंने जो सबसे बड़ा इशू रेज किया वो यही था कि ईपीआईसी नंबर जो है, वो ईपीआईसी नंबर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से मेल खा रहा है। जो अगर एक जो मतदाता बिहार बंगाल का है तो दूसरा वही उसी नंबर का मतदाता हरियाणा का है या गुजरात का भी। तो अब ये एक सब ईपीआईसी नंबर, देखिए, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड का एक नंबर हो, यूनिक नंबर माना जाता है जी। जैसे हमारा पैन कार्ड है, जैसे हमारा आधार कार्ड है, वैसे ही यूनिक नंबर होता है ईपीआईसी का। अब ईपीआईसी के बारे में इसके पहले जो हमारी जानकारी थी वो यही थी कि ईपीआईसी का नंबर जो है वो बिल्कुल यूनिक है और वो मेल खा नहीं सकता। कल चुनाव आयोग ने एक नई जानकारी दी है कि ईपीआईसी का नंबर सेम होने के बाद भी जरूरी नहीं है कि वोट फर्जी हो, और एक 5-7 लाइन का एक बयान उन्होंने रिलीज कर दिया, ना कोई सवाल लिए ना कोई जवाब दिए, जो हमेशा करते हैं। वो एक रिलीज की, प्रेस रिलीज की है, बस वो उनकी तरफ से जवाब आया है। अब इस पर एक बात तो ये खड़ी हो गई कि भाई ईपीआईसी नंबर तो सेम हुए हैं। जो क्वेश्चन उन्होंने रेज किया था तृणमूल कांग्रेस ने, वो सवाल तो जायज है कि ईपीआईसी नंबर तो मेल खा रहे हैं। अब ईपीआईसी नंबर मेल खा रहे हैं तो फिर ईपीआईसी नंबर का मतलब क्या है? अगर पहचान पत्र पर जो नंबर है, आपकी आइडेंटिटी का नंबर क्या हुआ फिर? अगर पैन कार्ड आपका कहीं से भी देश में बने, ईपीआईसी जो है, ईपीआईसी तो केंद्रीय एजेंसी बनाती है, चुनाव आयोग बनाता है, वो तो स्टेट नहीं बनाता है। वैसे ही पैन कार्ड केंद्रीय एजेंसी बनाती है, वैसे ही आधार कार्ड बनाती है। तो इनका तो मतलब यही है ना कि देश के किसी भी हिस्से में जाओ, आपका ईपीआईसी जो नंबर होगा वो अपने आप में एक ये आइडेंटिफिकेशन है कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं और आप को जो है वो वोट डालने का अधिकार है। अब वोट डालने का अधिकार केवल वोट तक सीमित नहीं है, वोट डालने का अधिकार है कि मतलब आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। ईपीआईसी इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि अगर आपका हिंदुस्तान के इलेक्टोरल रोल्स में नाम नहीं है तो आप इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते, है ना।
तो आपका अगर ईपीआईसी नंबर है और अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि ईपीआईसी नंबर तो एक से ज्यादा हो, एक वोट से ज्यादा लोगों के पास हो सकता है, एक आदमी के ज्यादा, तो ये अपने आप में हास्यास्पद जैसी बात लग रही है। और इस पर अगर ऐसा होता है तो डिटेल देनी चाहिए चुनाव आयोग को, क्योंकि अल्टीमेटली डेटा का स्टोर करना, डेटा का संरक्षण करना वो जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की। बाकी जो संस्थाएं इलेक्शन कमीशन के साथ काम करती हैं वो उनकी केवल सपोर्ट करती हैं, कोऑपरेट करती हैं उनके साथ, लेकिन डेटा का अल्टीमेट और इसके ऊपर जो पूरा नियंत्रण है, पूरा कंट्रोल है, वो केवल इलेक्शन कमीशन का है। तो इस तरह की बात से एक बात तो जाहिर हो गई है कि इस तरह की ईपीआईसी नंबर जो है उनमें गड़बड़ी पाई गई है। और ईपीआईसी नंबर अगर सेम है और बिहार से आके, बंगाल से, बिहार से आके, गुजरात से आके और हरियाणा से जाके अगर कोई बंगाल में वोट कर देगा तो उसमें अगर ईपीआईसी नंबर वो बदल सकता है तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर भी बदल सकता है, फिर तो स्टेट भी बदल सकता है। तो फिर बताइए ना, हम लोग क्या भरोसा कैसे करेंगे? ईपीआईसी नंबर के बारे में इलेक्शन कमीशन को और डिटेल इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। और तृणमूल कांग्रेस के जो सवाल जवाब उन्होंने जो क्वेश्चंस रेज किए हैं उन पर भी गंभीरता से जवाब देने की जरूरत है। अभी तक वो गंभीरता इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं दिखी है। और अब तो नए सीईसी भी आ गए हैं, ज्ञानेश कुमार, तो उनसे कम से कम हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो ये दिखावा तो कम से कम करेंगे कि इलेक्शन कमीशन में ट्रांसपेरेंसी होती है। अब होती है कि नहीं होती वो बात अलग है, क्योंकि चुनाव आयोग के साथ फॉर्मली मुलाकात करने में हमको कम से कम भी 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगला इलेक्शन बिहार का है और बिहार के इलेक्शन की घोषणा जो होगी वो आज से करीब 6 महीने के बाद ही होगी, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होगा तो उससे 15-20 दिन पहले चुनाव की घोषणा की जाएगी। तो पत्रकारों के पास तो समय है नहीं उसके पहले मुलाकात करने का, मतलब पत्रकार तो तैयार हैं पर ज्ञानेश कुमार जी तैयार नहीं होंगे। तो ज्ञानेश कुमार जी हमको इनवाइट करेंगे, वो समझिए आप अक्टूबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर में करेंगे। तो तब तक के लिए क्या इतना बड़ा पीरियड में लोग अपने उधेड़बुन का शिकार रहेंगे कि उनका वोटिंग है कि नहीं है, कि उनका वोट सही तरीके से यूज होगा, या फिर इलेक्टोरल रोल्स जो बने हैं वो ठीक होंगे कि नहीं होंगे? इतने तमाम सवालों के बीच में इतना गंभीर प्रश्न हुआ है। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को इन तमाम चीजों पर अपनी राय को और अच्छे तरीके से स्पष्ट करने की जरूरत है। जी रविंद्र भाई, आपने कहा कि कल जो चुनाव आयोग का जो जवाब आया था वो हम सबने भी देखा था। चुनाव आयोग ने बेसिकली ये कहा था कि दो अलग अलग राज्यों में एपिक नंबर सेम हो सकते हैं, ईपीआईसी नंबर सेम हो सकते हैं। लेकिन नीलांजन दास जो टीएमसी के महासचिव, टीएमसी के नेता हैं पश्चिम बंगाल के, उनका मैं एक ट्वीट देख रहा था, उन्होंने भी इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया है और उन्होंने कहा है कि जो चुनाव आयोग है वो एकदम गलत बयानी कर रहा है, एक्सट्रीमली कॉम्प्रोमाइज्ड अथॉरिटी भी बोला उन्होंने। और साथ में उन्होंने कहा है कि जो एक ईपीआईसी नंबर उन्होंने बताया है, जो उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल के ही दो एड्रेस उसमें दिखाए गए हैं, यानी कि वो पश्चिम बंगाल के दो अलग अलग लोगों को वही सेम ईपीआईसी नंबर दिया गया है। तो ये तो दो राज्यों की भी बात नहीं है, तो एक ही राज्य में दो लोगों को दिया गया है और उन्होंने बकायदा उसका ईपीआईसी नंबर भी अपने ट्वीट में लिखा है। अब ईपीआईसी नंबर एक राज्य का तो आ गया, अभी आप रुकिए एक विधानसभा का भी आएगा और पता लगे कि घर से आ जाएगा। ये सब तो हो ही रहा है ना विक्रांत भाई, यही तो प्रश्न उठ रहे हैं। ईपीआईसी के पहले, ईपीआईसी के बारे में इसके पहले चर्चा नहीं हुई किसी विधानसभा चुनाव में। ये तृणमूल कांग्रेस ने अच्छा मुद्दा उठाया है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि हर इलेक्शन में नए नए मुद्दे उठ रहे हैं और वो भी ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं जो इसके पहले चुनाव में कभी नहीं आए। तो इन तमाम इश्यूज पर ही तो जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। चुनाव आयोग उसी पर तो जवाब नहीं दे रहा है। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है, जब उन्होंने नंबर लिख दिया, अब इलेक्शन कमीशन क्या किस बात का इंतजार कर रहा है? अब उसमें कहीं ना कहीं किसी क्लरिकल मिस्टेक की बात करके और उससे आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं या इस तरह का काम करेंगे। तो ये तमाम इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं और इनके बिना जब तक ये उनका समाधान नहीं होगा, इनका सही तरीके से जवाब नहीं आएगा, तब तक हम लोग इस बात पर यकीन नहीं कर सकते कि इलेक्शन का पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है। चुनाव में ईवीएम तो एक हिस्सा है उसका, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ है नहीं है, वो हैक हो सकती है नहीं हो सकती, वो तो एक पार्ट है। अब इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन का काम तो शुरू हो गया ना ऑलरेडी। जब इलेक्ट्रोल रोल्स में गड़बड़ की बात आ गई तो चुनाव से संबंधित काम तो शुरू हो गया है अभी, जबकि हम लोग को पता है कि अगले एक साल बाकी है। एक साल बाद इलेक्शन होना है बंगाल का, अगले साल होना है, बिल्कुल अगले साल फरवरी मार्च में चुनाव है। तो एक साल पहले जब किसी ने इशू रेज कर दिया है तो आप क्यों इंतजार कर रहे हो कि इन इश्यूज का जवाब आप तब देंगे जब आप आसाम और बंगाल की चुनाव की घोषणा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे? ये तो तमाम सतत क्वेश्चंस है ना। और ये वो भी जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, उसको तो केवल पॉलिटिकल पार्टीज ही दिखती है, पार्टी के तौर पर, स्टेक होल्डर के तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज दिखती हैं, आम जनता तो दिखती नहीं है।
आम आदमी का तो सवालों के जवाब वो देते नहीं है। तो अब तो पॉलिटिकल पार्टी सवाल उठा रही है, वो भी वो राजनीतिक दल तो सत्तारूढ़ है, बंगाल में सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी उठा रही है सवाल, तो कम से कम उसका जवाब तो देना चाहिए। और हम लोग तो ये भी सवाल करेंगे कि भाई सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके ऊपर एलिगेशन लगते हैं कि उन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के या बांग्लादेश से जो लोग आए थे घुसपैठिए उनके वोट बनवाए हैं। तो उनके बिल्कुल। वोट भी इलेक्शन कमीशन तुरंत काट देना, वो तो इलेक्शन कमीशन ही कर पाएगा ना सर, और तो कोई कर नहीं पाएगा। तो चुनाव बिल्कुल। आयोग वो काम भी करे, उसी से तो निष्पक्षता सामने आएगी ना। अगर बंगाल में एक व्यक्ति भी बाहर का के वोट डाल रहा है तो वो पूरी जमहूरियत के लिए खतरा है। ऐसे खतरों को भी तो इलेक्शन कमीशन ही दूर करेगा। बीएसएफ की मदद लेके उनको बाहर भेजे, अगर और लोग आ रहे हैं तो उनके ऊपर कंट्रोल करे। तो ये दोनों तरफ से काम करे। तृणमूल कांग्रेस ने भी अगर गलतियां की है तो उनको भी पकड़े, और अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो सवाल तृणमूल कांग्रेस खड़े कर रही है उनका भी जवाब दे, तभी जाके तो ट्रांसपेरेंसी आएगी। इसके अलावा तो पारदर्शिता की कोई संभावना है ही नहीं। जी विक्रांत। रविंद्र भाई, पहले केवल एक मुद्दा ईवीएम को लेकर उठता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि ईवीएम तो बहुत पीछे रह गया। बाकी जो खेल निकलकर चुनाव आयोग के सामने आ रहे हैं और जिस तरीके के आरोप विपक्षी दल लगा रहे हैं, उसके बाद ये लगता है कि ईवीएम तो बहुत छोटा मुद्दा था। जो चुनाव में गड़बड़ियों के आरोप विपक्ष अब लगा रहा है, उसको अब जाकर के समझ में आ रहा है वो बहुत नई नई चीजें हैं। जैसे अब ईपीआईसी का नंबर, हमने पहली बार इस तरीके की बात सुनी है कि देश में अलग अलग भी दो आदमियों के भी हो सकते हैं। जिस तरीके से दिल्ली में वोटर लिस्ट एकदम से बढ़ी थी, महाराष्ट्र में देखी कि लोकसभा और विधानसभा के बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया और उसको भी नॉर्मलाइज कर दिया गया। तो अब ऐसा लगता है कि ईवीएम तो बहुत छोटा मसला था, असली खेला दूसरी तरफ है जहां पर विपक्ष कोशिश कर रहा है पकड़ने की। नहीं, नॉर्मलाइज तो $21 मिलियन को भी कर दिया गया। कोई खबर सुनी क्या आपने? आप तो बड़े पत्रकार हैं, दिल्ली के दिल में बैठते हैं, आप बता दीजिए ना $21 मिलियन पे किसी का कोई जवाब आया हो तो। एक बिल्कुल। व्यक्ति भारत के बाहर बैठ के कह रहा है कि हमने $21 मिलियन दे दिए चुनाव में, चुनाव को प्रभावित करने के लिए, खुलेआम कह रहा है। तो उस पर भी जवाब नहीं आया किसी का। वो कम से कम अगर सरकार जवाब ना दे तो एक संवैधानिक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है इलेक्शन कमीशन, तो उसको तो जवाब देना चाहिए। प्रश्न तो उस पर खड़े हो रहे हैं। वो चाहे प्रधान मोदी की सरकार के लिए आए, मोदी की पार्टी के लिए आए, चाहे राहुल गांधी की पार्टी के लिए आए, कॉम्प्रोमाइज होने की जो बात कही जा रही है वो तो इलेक्शन कमीशन के कॉम्प्रोमाइज की बात की जा रही है। तो उस पर तो कम से कम इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए था। हम लोग चलिए सरकार तो एक उसमें एक मान ले कि सरकार तो एक स्टेक होल्डर है, वो जवाब नहीं देना चाहती, लेकिन ये तो दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का तो कोई लेना देना नहीं उससे, इलेक्शन कमीशन तो जवाब दे उस पर कि क्या इस तरह का कोई प्रेशर था। तो ये नॉर्मलाइज करने की बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये कोशिश की जा रही है बार बार, और ये उसी का हिस्सा है। इसलिए अब जो हम लोग बार बार कहते हैं ना विक्रांत भाई, बात की पॉलिटिकल पार्टीज क्या केवल सत्ता का सुख हासिल करने के लिए बनी है क्या? ये आज क्यों जागी पॉलिटिकल पार्टी? तमाम राजनीतिक दलों को आज क्यों जागना पड़ा? हम लोग तो बहुत साल से ये बात कह रहे हैं, हम लोग तो बिल्कुल। कितने दिनों से बोले जा रहे हैं। आज इनको जागना पड़ा क्योंकि आज इनकी सत्ता छिन रही है, गलत तरीके से इनकी सत्ता छिन रही है। अगर इनकी सत्ता पे कोई असर ना पड़ता तो तृणमूल कांग्रेस नहीं जागती, केजरीवाल भी नहीं जागते। बिल्कुल। आज क्योंकि इनको ये लग गया है कि इनकी सरकार चली जाएगी फर्जी वोटों की वजह से, तो इसलिए जरूरी है कि उन फर्जी वोटों का रास्ता हम लोगों को बंद करना पड़े। इसके लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अपनी सरकार बचाने के लिए ही करो, अपनी पार्टी को बचाने के लिए ही करो, लेकिन उससे कम से कम जमहूरियत की सफाई तो हो रही है, उसमें जो गलतियां हैं वो तो सुधर रही हैं। अब ऐसी ही कोशिश करनी चाहिए तृणमूल कांग्रेस के अलावा सीपीएम को भी, वहां पर कांग्रेस को भी करनी चाहिए। और तेजस्वी यादव का इलेक्शन तो 6 महीने के बाद है, वहां पर भी करना चाहिए, बंगाल में तो, बिहार में भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको सबको सीखना चाहिए केजरीवाल से, और उसके बाद डीएमके के स्टालिन से। उन्होंने किस तरीके से अपने इलेक्शन को मैनेज किया था, कैसे उन्होंने एक भी गड़बड़ नहीं होने दी, 17C फॉर्म से लेके और तमाम चीजों के बारे में जो उन्होंने काम किया, कैसे वेबसाइट पे डाला। तो ये इंपॉर्टेंट है, असली अच्छी पहल है। कम से कम जागृति आ रही है पॉलिटिकल पार्टीज में। इसी बहाने से भारत का लोकतंत्र जो है वो कम से कम साफ तो होगा। उसमें अगर गड़बड़ियां होती हैं तो उसकी सफाई होना तो निश्चित होगा। विक्रांत भाई, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। एक चीज और जानना चाहूंगा रविंद्र भाई, अक्सर हम लोग हाईवे पर गुजरते हुए ट्रक के पीछे लिखा हुआ देखते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अब तो बिल्कुल कुछ बिल्कुल। ऐसा ही विपक्ष के लिए सही दिखाई दे रहा है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। उसे केवल बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ना, उसे इन तमाम चीजों से भी चुनाव लड़ना है जो तमाम चीजें सामने आती हैं चुनाव के दौरान। तो जरा भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इस तरीके से संस्थागत तौर पर इलेक्शंस में गड़बड़ी कभी आरोप इसके पहले लगे नहीं। पहले भी आरोप लगे, इलेक्शन कमीशन पर भी लगे कि उन्होंने गलत किया, किसी पार्टी को सपोर्ट किया, उसका विरोध किया। लेकिन इस तरीके से रिगिंग में भी इलेक्शन कमीशन चुप है, फर्जी वोट बन रहे हैं अगर कथित तौर पर, उन पर भी चुप है। इस तरह के एलिगेशन संस्थागत तौर पर कभी नहीं लगे। इसके पहले भी हमने देखा है कि पोल जो है वो बूथ जो है कि बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी, पूरा का पूरा इलेक्शन को मैनेज कर दिया गया था, रिगिंग होती थी। ये सब कोई नई चीज नहीं है, लेकिन वो किसी कैंडिडेट ने कर लिया या 10-2 कैंडिडेट्स ने कर लिया, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने कर लिया, वो इन्वॉल्व थे। लेकिन ये इस तरीके से इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगना, ये पहली बार हो रहा है, और इतने बड़े स्तर पर आरोप लगना ये नहीं हुआ इसके पहले। तो इस पर चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देने की जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो एलिगेशंस लग रहे हैं, ये एलिगेशन चुनाव आयोग पर लग रहे हैं। और चुनाव आयोग को रहना है, चुनाव आयोग को रहना है, इस देश के लोगों को रहना है, यहाँ जमहूरियत को रहना है। कांग्रेस, बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस रहे चाहे ना रहे, उसके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आम आदमी के साथ चुनाव आयोग को तो बने रहना है। और यही 70 बरस पहले जब अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा था, तो उन्होंने यही बात कही थी कि हम लोग ये तय नहीं करेंगे कि चुनाव आयोग किस तरीके से नियुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि आने वाली जो जनरेशन हैं वो लोग तय करेंगी, आने वाली हुकूमतें तय करेंगी। और एक महत्वपूर्ण और बात बता दूं आखिरी में आपको, आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन पिटीशन सुनी जा रही है, चुनाव से जुड़ी एक इलेक्शन पिटीशन सुनी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। और उसमें है कि हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें लेकर जो कथित धांधली के आरोप हैं, उस पर वो पिटीशन है। तो आज वो हियरिंग पर आएगी, और उम्मीद है कि उसमें से क्या निकल के आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि इसी सिमिलर ये सेम पिटीशन जब लास्ट टाइम हियरिंग पे आई थी, तो चुनाव आयोग ने आदेश दिया था कि जो डेटा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, उसको इलेक्शन कमीशन डिलीट नहीं कर सकता है। जो डेटा वोटिंग के दिन दिया गया है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसको डिलीट नहीं किया जा सकता। तो ये आदेश भी अहम था, बहुत महत्वपूर्ण था, पूरे देश पर लागू होने वाला था। नहीं तो चुनाव आयोग ये गड़बड़ी करता था कि जब दोबारा से चेकिंग एंड वेरिफिकेशन के लिए आता था, तो उस डेटा को डिलीट कर दे, और नया मॉक पोल की बात उन्होंने की थी, नया एसओपी बनाया। तो ये एक उसके लिए आज उस पर हियरिंग होने वाली। एक बस चलते चलते अंतिम सवाल रविंद्र भाई की, जिस राज्य में चुनाव होता है उस राज्य का जो भी बड़ा दल होता है बीजेपी के खिलाफ, वो एक तरह से इन सब कथित धांधलियों के खिलाफ लड़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन समूचा विपक्ष जॉइंटली पूरे इकट्ठे तरीके से किसी भी राज्य में एक साथ नहीं दिखाई दिया है, जबकि असर तो ये सबके लिए पड़ रहा है। तो अगर विपक्ष पूरा एकजुट होकर इस मुद्दे पर कम से कम अपनी बात उठाए, तो क्या आपको नहीं लगता ज्यादा असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, और आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। आप बच थोड़ी सकते हैं इस काम से। ये तो विक्रांत भाई ठीक है कि आज बिहार का मामला है तो अखिलेश यादव चुप हैं या ममता बनर्जी चुप हैं, कल बंगाल का मामला है तो बाकी लोग चुप हैं, लेकिन ये होगा नहीं। अल्टीमेटली तो एक साथ सड़क पे आना ही पड़ेगा, या सड़क पे नहीं आना पड़ेगा तो आपको कम से कम कमर कसनी पड़ेगी, वो गड़बड़ियां जो आपकी आंख के सामने हो रही है उनको देखने की। अब वो समय नहीं रह गया कि आप इसको इग्नोर कर सके। अब इलेक्शन, वही बात, आखिरी बात यही है कि इलेक्शन कांग्रेस बीजेपी के लिए नहीं है, जमहूरियत जो है वो देश के लिए है। और इलेक्शन अपनी पार्टी को भी तभी बचा पाएंगे जब चुनाव निष्पक्ष होंगे। अपने आप को सर्वाइवल तभी होगा जब निष्पक्ष चुनाव इस देश में होगा, और उसके लिए जरूरी है संगठित होकर लड़ना। वो चाहे, और मैं तो कहता हूं बीजेपी भी लड़े, बीजेपी को भी तो चाहिए ना भाई साहब साफ सुथरा चुनाव आयोग, और शिवसेना को भी चाहिए, उनके सहयोगी दलों को। अब नीतीश कुमार के ऊपर बात नहीं आएगी क्या? नीतीश कुमार बच जाएंगे, या इनके जो दूसरे सहयोगी दल है वो बच जाएंगे क्या? ये तो सबको इकट्ठा होने की जरूरत है, केवल बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, ये पूरे देश को इकट्ठा होने की जरूरत है कि क्या वाकई में इलेक्शन में इतनी भारी रिगिंग हो रही। आज उनको बेनिफिट हो रहा है ठीक है, लेकिन कल अगर और 10, 15, 20 साल के बाद सरकार बदल गई और वो अगली सरकार आएगी, वो भी यही काम करेगी, तो हमको उससे भी तो बचाना है ना जमहूरियत को। केवल आज के आलोक में हम लोग इस बात को नहीं देख सकते, हमको फ्यूचर में भी देखना है। तो उसके लिए जरूरी है कि सबको समय रहते इस पर काम करना चाहिए। और अगर सड़क पे आना है तो सड़क पे आओ, कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में जाओ, बाकी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बात उठानी है तो उठाओ, लेकिन संगठित तौर पर मजबूती से उठाओ। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र भाई, और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इन तमाम सवालों पर जो चुनाव को लेकर उठते हैं उनके संजीदा जवाब मिलेंगे, और ये विसंगतियां अगर हैं सिस्टम में तो ये जल्दी दूर भी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र भाई, और दाद स्वतंत्र के दर्शकों से यही अनुरोध कि हमें देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना साथ बनाए रखिए। थैंक यू।